हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 दोस्तों हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि हमारा है एंटीबॉडी क्या होते हैं। साथ ही साथ देखेंगे एंटीबॉडी की संरचना जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब प्रतिरक्षी अणु की संरचना देखेंगे यानी स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की संरचना देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले तो समझते हैं कि एंटीबॉडी एक्चुअल में है क्या। तो देखिए इसके पहले यदि आपने देखा होगा, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा तो उसमें भी हमने जिक्र किया है। तो देखिए जब कभी शरीर में कोई भी बाह्य पदार्थ या रोग कारक जो है शरीर के अंदर इनका जब संक्रमण होता है तो वह शरीर के अंदर पहुंचने के बाद क्या करते हैं, प्रतिरक्षात्मक तंत्र को उद्दीपित कर देते हैं और इस बाह्य पदार्थ या रोगजनक को ही क्या कहते हैं, प्रतिजन कहते हैं। तो शाब्दिक तौर पर यदि हम समझे तो प्रतिजन क्या है, कोई भी बाहर से प्रवेश करने वाला माध्यम जैसे कि जीवाणु या विषाणु, कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि शरीर के लिए नुकसानदेह होता है वो क्या कहलाता है, रोगजनक। तो ऐसा रोगजनक या प्रतिजन क्या कहलाते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। अब देखिए अब यही एंटीजन जैसे ही बॉडी में जब प्रवेश करते हैं तो बॉडी के अंदर जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है डब्ल्यूबीसी के अंदर, वो लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो है बी कोशिकाओं का निर्माण करती है और यही बी कोशिकाओं के द्वारा रुधिर में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जो रोगजनकों या प्रतिजनों से क्रिया करके उन्हें नष्ट करने का प्रयास करते हैं और इस विशिष्ट प्रोटीन को ही क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो एंटीबॉडी आपने देखा, एंटीबॉडी एक्चुअल में क्या होती है कि जब भी कभी शरीर में कोई भी रोगजनक या कोई भी रोगाणु या कोई भी एंटीजन जब शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो लिम्फोसाइट की कोशिकाएं होती है उसके द्वारा बी कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये बी कोशिकाएं जो है एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती है जो कि किसी एंटीजन विशेष के लिए विशिष्ट होते हैं, मतलब किसी भी एंटीजन को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी आवश्यक होते हैं। तो यही एंटीबॉडी क्या करते हैं, एंटीजनों को नष्ट करते हैं। तो ये एंटीबॉडी कहां डेवलप होते हैं, तो ये बी कोशिकाओं द्वारा डेवलप की जाती है। तो यही बी कोशिकाओं द्वारा रुधिर में विशेष प्रकार के प्रोटीनों को डेवलप किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी कहते हैं। चलिए एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद यदि हम बात करते हैं देखिए प्रतिरक्षी की, तो देखिए एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं और इसे शॉर्टकट में आईजी से प्रदर्शित किया जाता है। इसे शॉर्टकट में किससे प्रदर्शित किया जाता है, आईजी से प्रदर्शित किया जाता है। और यह इम्यूनोग्लोबिन जो है बेसिकली 5 प्रकार की होती है। तो आप 5 प्रकार से होते हैं ये आपको याद रखना है। आईजी होता है, आईडीबी होता है, इसके अलावा आईजीएम होता है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है बॉडी के अंदर। देखिए प्रतिरक्षी तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिरक्षी का शाब्दिक मतलब क्या है, आपने देख लिया कि जब कोई भी शरीर के अंदर बाह्य प्रतिजन या रोगाणु या कारक शरीर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो वैसे ही लिम्फोसाइट की जो बी कोशिकाएं हैं उनके द्वारा विशेष प्रकार के प्रोटीन को उत्पादित किया जाता है यानी कि विकसित किया जाता है जो कि रोगाणुओं को यानी कि एंटीजन या प्रतिजन को नष्ट करने का काम करती हैं। यही विशेष प्रकार की प्रोटीन ही क्या कहलाती हैं, एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी कहलाती हैं। तो प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रतिरक्षी अणु की संरचना। तो सबसे पहले तो प्रतिरक्षी अणु की संरचना आपको समझनी है। तो कोई भी प्रतिरक्षी अणु की जो संरचना होती है वो बाई के आकार की होती है। आपने कैपिटल लेटर का बाई देखा है इंग्लिश का, तो कैपिटल लेटर का जो बाई होता है वो बाई के आकार की ही प्रतिरक्षी अणु की संरचना होती है। देखिए प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु जो होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्रतिरक्षी अणु की संरचना बनाएंगे आपको पहली बात माइंड में क्या रखनी है कि प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु जो होता है वह 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसमें से देखिए जो 2 श्रृंखलाएं होती है वो भारी श्रृंखला होती है तथा बाकी 2 श्रृंखलाएं जो होती है वो हल्की श्रृंखलाएं होती है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि जो प्रतिरक्षी अणु की संरचना होती है वो बाई के आकार की होती है और साथ ही साथ प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु की जो संरचना होती है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बनी होती है, जिसमें देखिए 2 श्रृंखलाएं भारी होती है तथा 2 श्रृंखलाएं क्या होती है, हल्की होती है। और एक चीज और आपको यहां पे ध्यान में देना है कि दोनों श्रृंखलाएं जो होती है चाहे वो आपकी हल्की श्रृंखला हो चाहे भारी श्रृंखला हो, दोनों ही श्रृंखलाओं में 2 विशिष्ट क्षेत्र
पाए जाते हैं, जिसमें से देखिए एक तो क्षेत्र होता है आपका परिवर्तनशील क्षेत्र कहलाता है और दूसरा होता है स्थिर क्षेत्र जो कि नहीं बदलता है, कांस्टेंट रहता है। तो दोनों श्रृंखलाओं में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनमें से एक क्षेत्र होता है परिवर्तनशील क्षेत्र और दूसरा होता है कांस्टेंट यानी कि स्थिर क्षेत्र। अब आप यहां पे यदि एंटीबॉडी की संरचना देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको एंटीबॉडी की संरचना नजर आती है। तो ये एंटीबॉडी की संरचना है। हमने क्या कहा कि एंटीबॉडी की जो संरचना होती है उसमें देखिए 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। तो आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है 1 2 3 और 4 चार यहां पे क्या है पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं हैं। तो 1 2 3 और 4। फिर हमने क्या कहा कि प्रत्येक एंटीबॉडी जो है 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर तो बना होता है, लेकिन जिसमें से 2 श्रृंखलाएं भारी श्रृंखला होती है और 2 श्रृंखलाएं कैसी होती है हल्की श्रृंखला। अब आप यहां पे समझ सकते हैं जैसे ये वाली श्रृंखला, ये जो छोटी वाली श्रृंखला होती है ना, ये छोटी है तो जाहिर सी बात है कि इसका वजन क्या होगा, हल्का होगा। तो ये जो श्रृंखलाएं होती है ना, इनको हम लघु श्रृंखला भी कहते हैं। देखिए हम हल्की श्रृंखला को लघु श्रृंखला भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हल्की श्रृंखला को हम लघु श्रृंखला भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हल्की श्रृंखला है, छोटी छोटी 2 श्रृंखला, एक श्रृंखला तो ये वाली हो गई आपकी, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरी छोटी श्रृंखला हो गई ये वाली, ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो एक ये और एक ये दोनों क्या हो गए आपके हल्की श्रृंखला। वहीं यदि भारी श्रृंखला की बात करें तो देखिए प्रतिरक्षी अणु में अब 2 भारी श्रृंखलाएं होती है। ये जो पूरी की पूरी लंबी श्रृंखला होती है ये वाली, और पूरी की पूरी श्रृंखला ये वाली। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों भारी श्रृंखला होते हैं, यानी कि हैवी श्रृंखलाएं होती है। देखिए अब आपको यहां पे इंपॉर्टेंट चीज और क्या ध्यान देनी है कि देखिए इनमें 2 विशिष्ट प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 विशिष्ट प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है परिवर्तनशील क्षेत्र जो कि परिवर्तित होता रहता है, और दूसरा है स्थिर क्षेत्र। अब आपको यहां पे देखने को मिला ये जो बीच से लाइन है, देखिए ये इसके पूरे नीचे का भाग, ये जहां जहां पे आपको लाइन दिख रही है चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में, इसका जो नीचे वाला भाग होता है ये वाला भाग, ये चारों भाग क्या कहलाते हैं? ये स्थिर क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर क्षेत्र कहलाता है। वहीं जो ऊपर वाले क्षेत्र होते हैं ये आप देख सकते हैं, ऊपर वाले क्षेत्र जो हैं ये क्या कहलाते हैं? ये जहां पे आपको खांचा टाइप का संरचना दिखाई दे रहा है ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं? ये परिवर्तनशील क्षेत्र कहलाते हैं, अर्थात ये क्षेत्र परिवर्तित होते रहते हैं। अब देखिए आपको यहां पे नामकरण कैसे करना है इनका। अब देखिए ये भारी श्रृंखला है आपकी, तो चूंकि ऊपर वाला क्षेत्र क्या है? ये वाला क्षेत्र, और भारी श्रृंखला का ये वाला क्षेत्र, ये परिवर्तनशील क्षेत्र है। तो आपको यहां पे क्या लिखना है कि भारी श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र, क्योंकि भारी श्रृंखलाएं हैं, ये वाली श्रृंखला भी और ये वाली श्रृंखला भी भारी श्रृंखला है। और भारी श्रृंखला का जो परिवर्तनशील क्षेत्र है, मतलब इतने के ऊपर का भाग और इसमें भी इतने के ऊपर का भाग, तो ये क्या कहलाते हैं? भारी श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र। तो यहां पे आपने क्या देखा कि ये है भारी श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र। चूंकि भारी श्रृंखलाएं हैं और उनके ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो परिवर्तनशील क्षेत्र कहलाता है, इसलिए भारी श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र हो गया। अब सेम इसी तरह जो है हल्की श्रृंखला में भी परिवर्तनशील क्षेत्र है। तो इसके जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसके ऊपर वाला भाग, ये वाला पूरा भाग, और इसमें भी ये पूरा इसके ऊपर का भाग, ये क्या है? परिवर्तनशील क्षेत्र है। लेकिन ये किसका परिवर्तनशील क्षेत्र है? तो ये हल्की श्रृंखला का है, क्योंकि ये श्रृंखलाएं और ये श्रृंखला क्या कहलाती है? आपकी हल्की श्रृंखलाएं कहलाती है। तो हल्की श्रृंखलाओं का जो परिवर्तनशील क्षेत्र है उसको हम क्या कहेंगे? उसको तो हम यही कहेंगे ना कि हल्की श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? यहां पे आप लिख सकते हैं कि हल्की श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र। तो यहां पे आप लिख सकते हैं हल्की श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र, यहां पे आप लिख सकते हैं। तो यहां पे आप क्या देख सकते हैं कि ये जो है आपका, ये क्या है? हल्की श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र है। जैसे आपने ऊपर वाला देखा कि भारी श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र, उसी प्रकार नीचे जो श्रृंखलाएं होती है ये हल्की श्रृंखलाएं कहलाती है। तो हल्की श्रृंखला का जो परिवर्तनशील क्षेत्र है वो क्या है? ये है। एक तो ये इसके ऊपर का पूरा ये भाग यहां से लेकर यहां तक, और इसमें यहां से लेकर के पूरा यहां तक का भाग। तो यहां से लेकर के पूरा यहां से लेकर के यहां तक का भाग, और ये यहां से लेकर के यहां तक का भाग, ये हल्की श्रृंखला का क्या है? परिवर्तनशील क्षेत्र है। अब बात करते हैं स्थिर क्षेत्र की। तो देखिए जो स्थिर क्षेत्र होते हैं ना, स्थिर क्षेत्र नीचे वाले भाग कहलाते हैं। जैसे ये देखिए, ये हल्की श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र है,
ये वाला भी हल्की श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र है, तो हमने यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे स्थिर क्षेत्र लिखा गया है, तो इसके पहले आप लिख सकते हैं कि हल्की श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र। सेम उसी प्रकार आपको क्या लिखना है कि देखिए अब चूंकि ये वाली जो पूरी आपको ये वाले आपको जो दिखाई दे रहे हैं श्रृंखला, ये श्रृंखलाएं क्या है, ये स्थिर क्षेत्र ही तो है, तो ये किसी भी एंटीबॉडी की जो पॉलीपेप्टाइड की भारी श्रृंखला है उसका क्या है, स्थिर क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि भारी श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भारी श्रृंखला का ये क्या है, ये है भारी श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र। तो भारी श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र यहां पे आपको ध्यान देना है, और स्थिर क्षेत्र के अलावा आपको परिवर्तनशील क्षेत्र उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो किसी भी एंटीबॉडी की संरचना में सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि एंटीबॉडी की जो संरचना होती है वो बाई के शेप की होती है, बाई के आकार की होती है। इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के एक एंटीबॉडी की संरचना बनी होती है, और उस एंटीबॉडी की संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है, जिसमें से 2 भारी श्रृंखलाएं होती है और 2 श्रृंखलाएं हल्की श्रृंखलाएं होती है। और इसके बाद आपको ध्यान देना है कि जो आपका ये क्या है, जो आपका चारों श्रृंखलाएं हैं इनमें 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, एक तो परिवर्तनशील क्षेत्र और दूसरा क्या है, दूसरा है स्थिर क्षेत्र यानी कि कांस्टेंट क्षेत्र। तो परिवर्तनशील क्षेत्र ऊपर वाले भाग कहलाते हैं, तो भारी श्रृंखला के ऊपर वाला क्षेत्र जो है भारी श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र कहलाएगा। वहीं जो हल्की श्रृंखला है उसके ऊपर वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, हल्की श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र कहलाएगा। वहीं नीचे वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं, स्थिर क्षेत्र कहलाते हैं। तो लंबी श्रृंखला का जो नीचे वाला भाग है वो भारी श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र कहलाएगा। वहीं नीचे वाले ये जो हैं ये हल्की श्रृंखला का जो स्थिर क्षेत्र ये क्या कहलाएगा, हल्की श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र। अब एक चीज और आपको यहां पे ध्यान देनी है कि जो प्रतिरक्षी अणु की संरचना होती है ना उसको H2L2 के रूप में निरूपित किया जाता है। देखिए जो एंटीबॉडी की संरचना होती है ना उसको H2 और L2 के रूप में निरूपित किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए H का मतलब होता है हैवी, क्या होता है, H का मतलब होता है हैवी, हैवी मतलब होता है भारी। तो भारी श्रृंखला के लिए यहां पे क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं, क्योंकि 2 भारी श्रृंखलाएं हैं तो हमने यहां पे H2 लिख लिया। फिर लो श्रृंखलाएं कितनी है, लोअर श्रृंखलाएं कितनी है, तो 2 ठो यहां पे लोअर श्रृंखला भी है, इसलिए हमने क्या लिख लिया, L2 लिख लिया। तो 2 ठो हल्की श्रृंखलाएं भी है जिनको कि हम लघु श्रृंखला भी कहते हैं। तो देखिए भारी श्रृंखला या इसको हम दीर्घ श्रृंखला भी कहते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो H2L2 के रूप में प्रतिरक्षी अणु को निरूपित किया जाता है। एक आपको और चीज याद रखनी है कि कोई भी प्रतिरक्षी अणु है आपस में 16 डाई सल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपस में जो प्रतिरक्षी अणु होते हैं वो 16 डाई सल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। अब वो 16 डाई सल्फाइड बंध किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो यहां पे आपको समझना है। देखिए यहां पे आपस में देखिए ये वाला अणु जो है जुड़ा है इसके द्वारा, तो देखिए ये भी आपस में 2 सल्फाइड मतलब 2 सल्फर के बंधों द्वारा। तो यहाँ पे ये आपको इस प्रकार से दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि डाई सल्फाइड बंध है। फिर देखिए ये भी आपस में किसके द्वारा जुड़े होंगे, ये भी डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े होंगे। सेम उसी प्रकार नीचे साइड आपको कर लेना है, नीचे साइड भी यहाँ पे 2 डाई सल्फाइड बंध होते हैं, तो एक ये हो गया और एक डाई सल्फाइड बंध यहाँ पे ये हो गया। अब आपको यहाँ पे भी सेम यहाँ पे भी आपको, तो एक डाई सल्फाइड बंध ये हो गया और एक डाई सल्फाइड बंध नीचे साइड हो गया, ये डाई सल्फाइड बंध हो गया। इधर भी देखिए, इधर भी आपका एक डाई सल्फाइड बंध ये हो गया, एक डाई सल्फाइड बंध ये हो गया। ऊपर साइड भी आप एक कर लीजिए, डाई सल्फाइड बंध ये भी है। अब देखिए आपको कितने हो गए, अभी यहाँ पे 2 4 हो गए और 4 दूनी यहाँ पे 8 हो गए, तो 8 टोटल डाई सल्फाइड बंध हो चुके हैं। लेकिन कितने डाई सल्फाइड बंध होते हैं, टोटल 16 है। अब देखिए 2 सल्फाइड बंध आपस में किस प्रकार जुड़े होते हैं, यहाँ पर। तो भारी श्रृंखलाओं के बीच आपस में 2 सल्फाइड बंध इस प्रकार से होगा, एक तो ये और दूसरा ये। अब देखिए आपस में जो भारी श्रृंखला से जुड़ी होती है, तो देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पे भी एक डाई सल्फाइड बंध होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे भी एक डाई सल्फाइड बंध होगा, सेम इसी तरह इसमें भी एक डाई सल्फाइड बंध होगा। फिर इसके बाद देखिए एक नीचे भाग यहाँ पे भी डाई सल्फाइड बंध होगा, और एक संरचना यहाँ पे बची है आपको, तो ये आपस में परिवर्तनशील क्षेत्र व स्थिर क्षेत्र भी डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं ये। और इधर साइड भी आपको क्या कर लेना है, ये आपस में डाई सल्फाइड बंध ये जुड़ गए। तो इस प्रकार से टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 डाई सल्फाइड बंध पाए जाते हैं किसी भी
प्रतिरक्षी अणु की संरचना में। तो सबसे पहले आपने प्रतिरक्षी अणु की संरचना में क्या देखा कि जो प्रतिरक्षी अणु की संरचना होती है 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की होती है जो कि बाई के आकार की बनी होती है। तो ये संरचना भी आप देख सकते हैं कि कैपिटल लेटर का जो बाई होता है कुछ उसी प्रकार की बनी हुई है। आपस में 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं हैं 1 2 3 4, जिसमें से देखिए 2 हैवी श्रृंखला होती है और 2 लोअर श्रृंखला, मतलब 2 हल्की श्रृंखला और 2 भारी श्रृंखलाएं होती है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 लघु श्रृंखला और 2 दीर्घ श्रृंखलाएं होती है। तो आपस में ये और ये हल्की श्रृंखलाएं या लघु श्रृंखला कहलाती है, और ये लंबी वाली श्रृंखलाएं क्या कहलाती है, दोनों ये भारी श्रृंखला या दीर्घ श्रृंखला कहलाती है। प्रतिरक्षी अणु आपस में 16 डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसके बाद आप गिन सकते हैं 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो 16 डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा आपस में एंटीबॉडी की संरचना में अणु आपस में जुड़े होते हैं। इनमें 2 विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं जिसको कहते हैं, एक तो होता है परिवर्तनशील क्षेत्र और दूसरा होता है स्थिर क्षेत्र। तो भारी श्रृंखला का यदि परिवर्तनशील क्षेत्र है तो उसको हम कहेंगे भारी श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र, और यदि स्थिर क्षेत्र होगा तो उसको हम कहेंगे भारी श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र। उसी प्रकार यदि हल्की श्रृंखला का क्या होगा, उसी प्रकार हल्की श्रृंखला में भी क्या होगा, एक परिवर्तनशील क्षेत्र होगा और एक क्या होगा, स्थिर क्षेत्र होगा। तो यहां पे आप थोड़ा सा देख भी सकते हैं कि प्रत्येक श्रृंखलाएं परस्पर एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, और प्रतिरक्षी अणु की जो संरचना होती है इन श्रृंखलाओं को हम H2L2 के रूप में भी दर्शाते हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको क्या ध्यान देनी है कि एंटीजन, जो कि वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है यहां पे आपको ध्यान देनी है कि प्रतिजन जो होते हैं यानी एंटीजन जो होते हैं, एंटीजन जो हैं वो प्रतिरक्षी के प्रतिजन बंधक स्थल में आकर के फंस जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अब आप यहां पे समझ सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी आपकी एंटीबॉडी की संरचना बनी हुई है, इस एंटीबॉडी की संरचना में आपको एक तो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है और एक ये क्षेत्र, ये बीच वाला क्षेत्र। इन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र। क्या कहते हैं, प्रतिजन बंधक स्थल। तो देखिए प्रतिरक्षी अणु का ये दोनों क्षेत्र, ये बीच वाला क्षेत्र पूरा और ये पूरा भाग, ये अंदर वाला पूरा भाग, ये जो आपका ऐसा घुमाव वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग और एक तो ये वाला भाग, ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र। और कोई भी जब प्रतिजन या एंटीजन आता है ना तो यहीं पर आकर के फंस जाता है। एंटीबॉडी की संरचना में कोई भी प्रतिजन आएगा तो वो इसी प्रतिजन बंधक स्थल में आकर के फंस जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रतिजन बंधक स्थल। मतलब कोई भी यदि प्रतिजन आएगा तो इस बंधन स्थल में बंध जाएगा। तो कोई भी प्रतिजन आएगा तो इस बंधन स्थल में फंस जाता है और यहीं पर वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहां पे एक चीज और क्या ध्यान देनी है कि देखिए ये जो आपका एंटीबॉडी की संरचना होती है ना, तो प्रत्येक प्रतिरक्षी जो होता है यानी कि प्रत्येक एंटीबॉडी जो है एक एंटीजन विशेष के लिए ही विशिष्ट होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि कोई भी यदि प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी है तो एक प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी जो है किसी एक ही एंटीजन या प्रतिजन को नष्ट करने का काम करता है, दूसरे को नहीं। मतलब एक ही एंटीजन कई सारे, लेकिन देखिए एक ही एंटीबॉडी जो है कई सारे एंटीजन को नष्ट नहीं कर सकती है, इसलिए अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग प्रकार से एंटीबॉडी बनेगी। तो एक एंटीबॉडी जो है एक ही एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करती है, इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक प्रतिरक्षी जो है एक विशिष्ट एंटीजन के लिए विशिष्ट होती है। तो यहां पे दोस्तों आप पूरी की पूरी संरचना देख सकते हैं। तो ये आपके सामने एक एंटीबॉडी की संरचना बनी हुई है जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक एंटीबॉडी की जो संरचना होती है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बनी होती है, जिसमें से कि 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, 2 हल्की श्रृंखलाएं होती है और 2 भारी श्रृंखला यानी कि दीर्घ श्रृंखला होती है। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड अणु आपस में 16 डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। तो आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से डाइसल्फाइड बंध के द्वारा आपस में 16 अणु जुड़े हुए हैं। और आपने क्या देखा कि प्रतिरक्षी अणु में 2 विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, दोनों ही श्रृंखलाओं में विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, चाहे वो हल्की श्रृंखला हो चाहे भारी श्रृंखला हो। दोनों ही श्रृंखलाओं पर एक तो क्या होता है आपका परिवर्तनशील क्षेत्र होता है और एक क्या होता है, एक तो होता है स्थिर क्षेत्र यानी कि कांस्टेंट रीजन। इसके अलावा आपने क्या देखा कि दोनों प्रतिरक्षियों के बीच में क्या होता है, प्रतिजन बंधक स्थल पाया जाता है। आपस में चारों ही
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच में क्या होता है, परिवर्तनशील क्षेत्र में प्रतिजन बंधक स्थल क्षेत्र पाया जाता है, जहां पर कोई भी प्रतिजन आकर के फंस जाते हैं और वो बाद में क्या हो जाते हैं, वहां पर नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो आपकी प्रतिरक्षी अणु की संरचना है यानी एंटीबॉडी की संरचना आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।